नमस्कार दोस्तों, स्टडी बडीज में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के बारे में। ये एक पेंशन योजना है और ये स्पेशली अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले लोगों के लिए लाई गई है जो असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं। इस योजना को लागू करवाने में जो कॉमन सर्विसेज सेंटर है उनकी बहुत बड़ी भूमिका होगी। तो हम ये जानेंगे कि ये कॉमन सर्विस सेंटर्स क्या है और कैसे काम करते हैं। साथ साथ में हम ये भी देखेंगे कि इस तरह की जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए एक योजना पहले 2015 में अटल पेंशन योजना भी सरकार लेकर आई थी। तो इन दोनों योजनाओं में डिफरेंस क्या है, अटल पेंशन योजना और प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के बारे में, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस अक्सर देखे जाते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमारे इस चैनल स्टडी बडीज को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए स्टार्ट करते हैं। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम वो स्कीम होती है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ही लागू करवाई जाती है, इम्प्लीमेंट भी सेंट्रल गवर्नमेंट करती है और फंडिंग जो होती है स्पेशली वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा की जाती है। इसमें स्टेट गवर्नमेंट किसी तरह की फंडिंग नहीं करती है। इस स्कीम को जो है अनाउंस किया गया था इंटरिम बजट 2019 में और ये एडमिनिस्ट्रेट की जाएगी यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के द्वारा। एडमिनिस्ट्रेट से हमारा मतलब ये होता है कि इस स्कीम की पूरी देख रेख और उसको संभालने का पूरी जो जिम्मेदारी है वो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट की होगी। इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा LIC और कॉमन सर्विस सेंटर्स के द्वारा, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा और कॉमन सर्विस सेंटर्स के द्वारा। ये जानते हैं कि कॉमन सर्विस सेंटर होते क्या हैं। ठीक है, देखिए कॉमन सर्विस सेंटर का मतलब है जहाँ पे कॉमन सर्विसेज जो है जाकर के लोग ले सके, जो सामान्य सर्विसेज हैं। हमारी सरकार ये चाहती है कि डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के तहत सभी लोगों को डिजिटली सारी सर्विस प्रोवाइड कर दी जाए। तो लेकिन हमारे पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, रूरल एरियाज़ में हम सभी को डिजिटली जो है सर्विस नहीं प्रोवाइड कर सकते। इसको इस तरह से समझते हैं कि कॉमन सर्विस सेंटर इस तरह के सेंटर्स होंगे जहाँ पे लोग जाकर के जितनी भी डिजिटल सर्विस है, जो डिजिटल सर्विसेज हैं वो अवेल कर सकेंगे। जैसे किसी को पैन कार्ड बनवाना है, आधार कार्ड बनवाना है, पासपोर्ट बनवाना है या किसी तरह के चेंजेस करवाने हैं। जैसे सपोज कि LIC अगर उन्होंने ली है तो उसका कोई प्रीमियम पे करना है, अगर मानधन योजना है या जो श्रम मानधन योजना है वो लिया उसका प्रीमियम पे करना है, तो वो कहाँ जाएंगे? इतनी ज़्यादा तो ब्रांचेस है नहीं, तो वो कॉमन सर्विस सेंटर्स के द्वारा जो है इम्प्लीमेंट की जाएगी। लेकिन अगर देखो, अगर किसी स्कीम की पेमेंट लेनी है तो भी वो यहाँ से ले सकते हैं कॉमन सर्विसेज सेंटर से। ठीक है, इसमें वो सभी तरह की जो इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड कर दी जाएंगी और इससे फाइनेंशियली इंक्लूसिव सोसाइटी बनाने में हमारे को बहुत बड़ा जो है मदद मिलेगी कि सभी लोगों तक जो है फाइनेंशियली इंक्लूजन भी किया जा सकेगा। डिजिटल और फाइनेंशियल इंक्लूजन, यहाँ पे मल्टीपल सर्विसेज जो हैं एक ही जगह पे प्रोवाइड कर दी जाएंगी। LIC जो है वो पेंशन फंड मैनेजर होगा और साथ साथ में रिस्पॉन्सिबल भी होगा जो भी पेंशन देनी है लोगों को जो इस स्कीम के अंतर्गत इनरोल करते हैं। ठीक है, जो प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना है वो एक वॉलेंट्री और कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम है जिसमें एज मैनी एज 42 करोड़ अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोगों को जो है इनरोल किया जाएगा। अनऑर्गेनाइज और ऑर्गेनाइज सेक्टर में छोटा सा डिफरेंस जान लेते हैं। ऑर्गेनाइज मतलब संगठित क्षेत्र, अनऑर्गेनाइज मतलब असंगठित क्षेत्र। ऑर्गेनाइज क्षेत्र जो होती है वहाँ पे वर्किंग कंडीशंस जो होती हैं वो रेगुलेटेड होती हैं गवर्नमेंट रूल्स और रेगुलेशंस के अंतर्गत। और लेकिन अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ऐसा कोई रूल इम्प्लीमेंट नहीं होता, मतलब किसी तरह के वर्कर्स के बेनिफिट के लिए कोई बात नहीं की जाती है। ऑर्गेनाइज सेक्टर में जॉब सिक्योरिटी होती है वर्कर्स के पास, लेकिन अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं होती है। इसका एग्जांपल हम ये लेते हैं कि अगर मान लो किसी कंपनी में कोई भी व्यक्ति काम कर रहा है तो उसके पास जॉब सिक्योरिटी है, गवर्नमेंट के रेगुलेशंस के अंतर्गत वो आ रहा है, उसकी कंपनी जो है कंपनीज एक्ट के अंदर जो है वो रजिस्टर हो रखी है। लेकिन यहाँ पर अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो दिहाड़ी मजदूर जो दिहाड़ी मजदूर हैं या जो घर में जो कोई काम कर रहे हैं या जिनकी अपनी दुकानें हैं, फैक्ट्रीज हैं, वो इसमें आते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो है लोगों को वीकली हॉलीडे, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटायरमेंट बेनिफिट सब मिलते हैं, लेकिन इस तरह के बेनिफिट्स अनऑर्गेनाइज सेक्टर में नहीं मिलते। तो इस स्कीम की कोई एलिजिबिलिटी जान लेते हैं, वो क्या है। ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स जो कि होम बेस्ड वर्कर्स हैं, जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, जो रेडी लगाते हैं, जो मिड डे मील वर्कर्स हैं और जो एक तरह से लैंडलेस लेबर हैं और ऐसे ही जो बाकी जो काम करते हैं उन लोगों को कवर करती है ये स्कीम। जिन लोगों की इनकम 15,000 से कम या 15,000 तक है, ठीक है, एंट्री ग्रुप होगा 18 से 40 तक का। 18
साल की उम्र के बाद जो है आप इसको ज्वाइन कर सकते हो और 40 साल तक आपको मतलब 40 साल तक भी आप ज्वाइन कर सकते हो। इसमें क्या करना होगा, इसमें 18 से 40 साल तक बंदा एंट्री करेगा। इसको हम समझते हैं थोड़ा सा इस चार्ट के द्वारा। अगर मान लो कोई भी पर्सन जो है 18 साल की उम्र में जो है इस स्कीम में एंट्री कर लेता है, तो क्या होगा, उस पर्सन को जो है 60 साल तक पैसे देने होंगे, तो करीब करीब 42 साल तक वो पर्सन पैसे देगा। ठीक है, तो उसको 55 रुपये देने होंगे, तो जितना वो पैसा देगा उतना ही गवर्नमेंट हमारी पैसा देगी। अगर कोई भी पर्सन जो है 40 साल की उम्र में अगर वो स्कीम को ज्वाइन करता है, तो उसको 20 साल तक पैसे देने होंगे, मतलब 60 साल तक देने होंगे, तो उस पर्सन को ज़्यादा पैसे देने होंगे, तो वो 200 रुपये जो है वो कंट्रीब्यूट करेगा, 200 रुपये हमारी गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करेगी। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि 18 से 40 साल तक बंदा जो है ज्वाइन कर सकता है। सब्सक्राइबर को जो है 3 चीज़ें चाहिए होंगी, उसके मोबाइल फ़ोन होना चाहिए, सेविंग बैंक अकाउंट होना चाहिए और आधार नंबर होना चाहिए। और इसमें सबसे खास बात यह है कि वो पर्सन जो है इनकम टैक्स पेयर नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर इनकम टैक्स पे कर रहा है तो इसका मतलब ऑलरेडी वो अच्छा कमा रहा है। यहाँ पे ये अगर कोई भी पर्सन जो है इन 3 स्कीम्स में कवर्ड है, तो वो बंदा जो है इसमें कवर नहीं होगा प्रधानमंत्री श्रम मानधन योजना के अंतर्गत। नेशन जो न्यू पेंशन स्कीम है, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस जो कॉर्पोरेशन की स्कीम है, ESIC की, EPFO की जो स्कीम है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, इन स्कीम्स में अगर कोई भी पर्सन है तो वो कवर नहीं होगा इस स्कीम के अंतर्गत। मिनिमम एश्योर्ड पेंशन जो है 3000 रुपये की मिलेगी, कि कम से कम उसको 3000 रुपये मिलेंगे ही मिलेंगे पर मंथ, जब वो 60 साल से जो है उसकी एज हो जाएगी। फैमिली पेंशन का भी प्रावधान है। अगर ऐसा होता है कि कोई भी जो सब्सक्राइबर है, जस्ट सपोज कि अगर कोई मेल सब्सक्राइबर है, अगर उसकी डेथ हो जाती है, तो उसकी जो स्पाउस होगी, फीमेल जो उसकी पत्नी होगी, उसको उसका मतलब उसके बेनिफिट उसको मिलेंगे। जैसे जो भी उसको पेंशन मिलनी थी 3000 रुपये, तो 1500 रुपये उसको फैमिली पेंशन उसके घर वालों को मिलेगी। ठीक है, फैमिली पेंशन जो है सिर्फ स्पाउस को ही मिलेगी। यदि वो मेल जो है पर्सन है तो उसकी वाइफ को, अगर वो फीमेल पर्सन है जिसे स्कीम ले रखी है तो उसके हस्बैंड को। ठीक है, इसके सेलिएंट फीचर में एक बात और है कि अगर ऐसा होता है कि कभी कोई एक पर्सन जो है लगातार कंट्रीब्यूशन दे रहा है, लेकिन उसी बीच उसकी 60 साल से पहले उसकी डेथ हो जाती है, तो उसकी जो स्पाउस होगी या उसका जो स्पाउस होगा वो ज्वाइन कर सकता है और कंटिन्यू कर सकता है स्कीम को 60 साल तक में। ठीक है, या तो उसके पास ये भी ऑप्शन होगा कि वो एग्जिट कर जाए स्कीम में, जितना पैसा है उसको वो मिल जाए ब्याज के साथ। कंट्रीब्यूशन कैसे किया जाएगा स्कीम के अंतर्गत, उस बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, एक बार और कर लेते हैं। जो सब्सक्राइबर होगा उसको एक कंट्रीब्यूशन अमाउंट देना होगा। जैसे हमने यहाँ बात की थी ना कि उसको जो है, अगर मान लो वो 24 साल का है, तो 24 साल में जो है उसको जो है करीब करीब 36 साल तक जो है पे करना होगा। 60 साल की उम्र तक में 76 रुपये वो पे करेगा मंथली, 76 रुपये हमारी गवर्नमेंट भी करेगी। इसी तरह से उसको जो है कंट्रीब्यूशन करना होगा। तो 60 साल के बाद उसको जो है पैसे मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। मीडियम ऑफ कंट्रीब्यूशन क्या होगा, उस पर्सन के पास बैंक अकाउंट होना चाहिए और ऑटो डेबिट की फैसिलिटी उसको मिलेगी। ऑटो डेबिट की फैसिलिटी मतलब उसके बैंक से अपने आप ही वो पैसा कट जाएगा, उसके सेविंग बैंक अकाउंट या जनधन अकाउंट से। जितना भी उसने पैसा दिया है उतना ही पैसा हमारी सरकार भी देगी। अटल पेंशन योजना और प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के बारे में डिफरेंस समझ लेते हैं। इस स्कीम को, अटल पेंशन योजना को 2015 में लॉन्च किया गया था और इस स्कीम को जो है 2019 के इंटरिम बजट में लॉन्च किया गया। मिनिस्ट्री जो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत आती है अटल पेंशन योजना, और ये जो है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट में आती है। ये क्वेश्चन बन सकते हैं। अटल पेंशन योजना का एम था कि एक ऐसा यूनिवर्सल सिक्योरिटी सिस्टम सभी इंडियंस को देना, स्पेशली पुअर को या अंडर प्रिविलेज जो सेक्शन है हमारे वर्कर्स का या अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स के जो वर्कर्स हैं उनको देना। इसका एम है कि जो अनवॉलंटरी और कंट्रीब्यूटरी ये पेंशन स्कीम है, और जो 42 करोड़ अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो लोग काम कर रहे हैं, ये उनको जो है सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है प्रधानमंत्री जो श्रम योगी मानधन योजना है। और अटल पेंशन योजना को एडमिनिस्ट्रेट किया जा रहा था पेंशन फंड रेगुलेटरी अथॉरिटी के द्वारा, और इम्प्लीमेंट भी इसी अथॉरिटी के द्वारा किया जा रहा था। लेकिन यहाँ पर ये अलग है, प्रधानमंत्री श्रम मानधन योजना को में एडमिनिस्ट्रेट किया जा रहा है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, और इम्प्लीमेंट किया जा रहा है LIC और कॉमन सर्विस सेंटर्स के द्वारा। अटल पेंशन योजना की अगर हम बात करें, यहाँ पर 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, ये कोई भी मतलब 1000 मिलेगी, 2000 मिलेगी, जितना आपने उसमें कंट्रीब्यूशन किया है उस हिसाब से मिलेगी 60 साल के बाद अटल पेंशन योजना में, जो 2015 में आई थी। लेकिन प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में आपको कंट्रीब्यूशन उतना ही, मतलब जितना वहाँ पर लिखा हुआ है उतना करना होगा, और आपको मिनिमम जो है एश्योर्ड पेंशन 3000 मिलेगी ही मिलेगी 60 साल के बाद। आई होप कि आज हमने फ्रूटफुल डिस्कशन किया है,
और अगर आपके कोई डाउट्स हो तो मुझे ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।